नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना मोहित भटगांव आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे के साथ। और ये मुद्दा हम सब और हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये मुद्दा है समाज में वायरस की तरह लगातार फैल रहा जातीय जहर। किस प्रकार से आज के समय में जातीय जहर अपना असर दिखा रहा है और समाज में काफी सारे अपवाद और समस्याएं पैदा कर रहा है। तो हम आज बात करने आए हैं इसी विषय पर, जो जातीय जहर किस प्रकार से हमारे समाज को खोखला कर रहा है, हमारे समाज को बर्बाद करने की दिशा में चल रहा है। जी हाँ, जो इसमें कुछ एक सवाल उठते हैं कि भाई क्या पुराने समय में जाति व्यवस्था थी, या जातीय जहर फैलने के मुख्य क्या क्या कारण हैं, या आज के समय में जातिवाद क्यों जिंदा है। इसके अलावा पुराने समय में जातीय टकराव को कैसे संभाला जाता था और इस जहर से बाहर निकलने का क्या क्या रास्ता है, क्या क्या तरीका है। आज इन कुछ विषयों पर हम बात करने आए हैं और इन विषयों पर हम बात करेंगे। ये जो सामाजिक छुआछूत, सामाजिक समरसता, ये समाज में कब आई, कहाँ से आई, इसके विषय में ये कितनी वास्तविक है, ये कब शुरू हुई, इन सभी चीजों का अध्ययन करने की जरूरत है। पूरी वीडियो में मैं इसके विषय में बात करने जा रहा हूँ। इसके शायद आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इसका शुरुआत हुई, किस प्रकार इसका अंत हो सकता है और पुराने समय में क्या होता था। ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। शुरुआत में महर्षि विश्वामित्र अपने जन्म से देखा जाए तो क्षत्रिय थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण महर्षि कहलाए और महर्षि विश्वामित्र के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि शुरुआत में डाकू भी रहे और अपने जब प्रवृत्ति बदली, जब कर्मों को बदल लिया, तो इतने महान हुए कि आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और आज महर्षि वाल्मीकि को भगवान के रूप में पूजा भी जाता है। इसी प्रकार हम शुरुआत करेंगे कि भाई पुराने समय में क्या जाति व्यवस्था थी। यही से शुरुआत करने जा रहे हैं कि भाई लोगों को भ्रम ना हो, लोगों भ्रमित ना हो। तो पुराने समय में जो शुरुआती दौर था आदिकाल में, तो वहां जाति जन्म से नहीं, जाति कर्म से तय होती थी। वहां जाति नहीं, वर्ण होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो जैसा कर्म करता था वो वैसा ही वर्ण प्राप्त करता था। लोग उसको उसी वर्ण अनुसार संबोधित और आदर मान सम्मान देते थे। तो उस समय पर व्यक्ति अपना कर्म बदल सकता था। इतने कठोर भेदभाव, इतने कठोर कंडीशनें नहीं थी जो बाद में हो गई। इसके अलावा समृद्धि और मध्यकाल में कर्म आधारित व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था बन गई। सामाजिक नियंत्रण के लिए जाति को स्थायी पहचान बना दिया गया, जिससे ऊंच नीच की भावना बढ़ी, छुआछूत शुरू हुआ और स्थिति आपके सामने है। इसके बाद जो छुआछूत और जातीय जहर फैलने के मुख्य कारण हैं उन पर हम बात करते हैं। भाई
नियंत्रण जो है वो राजनीति का, सरकारों का जनता के ऊपर है। जिस प्रकार से राजाओं, सामंतों और बाद में अंग्रेजों ने भी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जातियों को बांटकर अपने आसन के लिए, अपने आसन और शासन के लिए, अपने फायदे के लिए जनता को जातियों में बांट दिया। और इसके साथ साथ धर्म की गलत व्याख्या, धर्म की अधूरी व्याख्या, ग्रंथों की एक तरफा और स्वार्थपूर्ण व्याख्या की गई, जिसमें स्वार्थ छिपा था। ऊंची जाति को श्रेष्ठ और नीची जाति को तुच्छ बताया गया, जबकि मूल ग्रंथों में ऐसी कट्टरता नहीं थी। इसके पीछे का जो एक कारण मेरे को जो लगता है वो ये भी है कि भाई शिक्षा का अभाव, अशिक्षा। जब हम किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी ऐसी संस्था में जाते हैं जहां शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से हम जाते हैं, तो वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, सभी को साथ बिठाकर पढ़ाया जाता, सभी चीजें सामान्य हैं, सभी चीजें ठीक। लेकिन ये शिक्षा का अभाव जो पुराने समय में अंग्रेजों के बाद भी और उससे पहले भी लोगों में और वर्णों में और जनता में जातियों के रूप में फैला, वो भी एक मोटा कारण है। सदियों तक शिक्षा केवल कुछ वर्गों तक ही सीमित रही। शिक्षा न होने के कारण अंधविश्वास और जातीय गणना को बढ़ाया। इससे जो समाज में आर्थिक असमानता फैली, जमीन, संसाधन और सत्ता कुछ जातियों तक ही सीमित रही। गरीब और दबे वर्गों में इस चीज से आक्रोश बढ़ा। उसके पीछे शिक्षा को एक बड़ा महत्व मैं देना चाहता हूं कि भाई उसके पीछे शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल अदा हो रहा है। इसके बाद सवाल आता है, क्या आज के समय में जातिवाद जिंदा है? और जिंदा है तो क्यों जिंदा है, जबकि हम एक लोकतंत्र में सामूहिक तौर पर जी रहे हैं? तो इसमें जो बात आती है वो कहने को तो हम कह सकते हैं कि भाई वोट बैंक की राजनीति। नेता लोग जो है इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और जात पात के नाम पर वोट मांगते हैं, समाज को जोड़ने की बजाय बांटने का काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर ये अफवाहें, झूठा इतिहास दर्शाना, भड़काऊ पोस्ट, जातीय अपमान, इन चीजों से नफरत तेजी से फैलती है। एक जो मुख्य कारण है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो जातिवाद फैलने की, जातीय जहर फैलने की एक इसमें मुख्य कारण जो मैं मानता हूं वो एक ये भी है कि भाई आरक्षण की गलत समझ। आरक्षण को सामाजिक न्याय की बजाय जातीय दुश्मनी का मुद्दा बना दिया गया है। इसके अलावा बेरोजगारी, गरीबी और असुरक्षा में लोग जाति को ढाल और हथियार बना लेते हैं कि भाई जाति के अनुसार गरीब है, बेरोजगार है, असुरक्षित है, तो इन चीजों में लोग जाति को एक ढाल बना लेते हैं, जिसका ये नेता लोग और राजनीतिक पार्टियां फायदा भी उठाती हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां फायदा या दल फायदा उठाने जो उठाते हैं, तो ये फायदा
कुछ कमजोरी होने के कारण तो ही तो उठाते हैं। कमजोरी नहीं होगी तो फायदा कैसे उठा लेंगे भाई। जो पुराने समय में जातीय टकराव था, जातीय जहर था, उसको कैसे संभाला जाता था। गांव में पंचायत विवादों को सुलझाती थी और पंचायत पंच परमेश्वर होती थी। लेकिन आज मामला दूसरा। जो आज से 2-4 दशक पहले देखें तो एक गांव किसी बार वाले ब्याह से इतनी होता था, ना किसी शहर से। बस गांव देहात में एक दूसरे का चक्कर था। जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ये एक चक्कर है सनातनी। उसी प्रकार गांव में भी एक चक्कर था, सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे। जब पैसे का महत्व नहीं था, जब पैसा लोगों के पास नहीं था, वो एक दूसरे को अपनी चीजें दे करके लेकर के काम चलाते थे। किसी का काम जो हाथों का था तो वो दूसरी जाति का काम उसी प्रकार कर देता था। वो उसके बदले में जो वो उगाता था वो दे देता था, और ये चक्कर सही चल रहा था। लेकिन जातीय जहर बढ़ने के कारण जो समाज रिश्ते और परंपराओं को बांधे रखे हुए था, पर जब सत्ता और स्वार्थ हावी हुआ, सब कुछ बिगड़ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इस जहर को खत्म करना होगा यदि आज फिर दोबारा से समाज को उद्धार करना है। नहीं तो फिर ये राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल, सरकारें उसी हिसाब से काम करेगी जिस हिसाब से जनता काम चाहती है। आज कोई नेता इलेक्शन लड़ता है तो जनता दारू चाहती है, तो जो दारू देगा तो वो कहां से फिर आपको शिक्षा और रोजगार देगा भाई। आर्थिक समानता कहां से देगा। जहां आप पैसे में बिक जाते हो 1,000-500 रुपए में, तो वो फिर 1,000-500 का 10-10, 20-20 गुना अदा करेगा। उसको जो पहले पैसा खर्च हुआ उसकी भरपाई करेगा। तो ये जो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये बदलने की बहुत जरूरत है गांव को, देहाती इलाकों को। और इसके बदलने के 2-4 ही कारण है, कोई बड़े मामला भी नहीं है। ये जो शिक्षा सबसे इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। शिक्षा जरूरी है और अपने इतिहास की सही समझ जरूरी है। जाति नहीं, कम से कम मानवता का पाठ सभी को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे आगे चलकर सही और गलत का फैसला ले सके। संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा, अपनी जड़ों से जोड़ना पड़ेगा, जो जड़ छूट चुकी हैं। अभी तो वो सूखी नहीं है, अभी तो छोटी है। ऐसा ना हो कि वो सूख ही जाए और हम वापिस कभी लौटना है। जिस प्रकार ये एक चक्कर है सृष्टि का कि भाई पानी है, पानी शीतल होता है, पानी के अंदर शीतलता होती है, वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता, ये उसका धर्म है। ऐसे ही अग्नि आग जो होती है उसमें उष्णता होती है, वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ती। और धर्म का पालन करती है। इसी प्रकार हम इंसानों को भी जातीय जहर भूल करके धर्म और मानवता का पाठ पढ़ने की जरूरत है। इसी जिस प्रकार आग और पानी अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार इंसान क्यों छोड़ रहे अपने धर्म को। इंसान भी अपने सामाजिकता के तौर पे, कोई समाज है तो वो उसका सामाजिकता उसका वो है। तो पानी और आग की तरह समाज भी अपने धर्म से बंधा हुआ। कोई समाज अपने सामाजिकता को छोड़ देगा
तो फिर ये समझ लो कि वो समाज पतन की ओर जा रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। लेकिन सामाजिकता सबसे पहले है, सामाजिकता जरूरी है। सामाजिकता को छोड़ देगा तो पतन की ओर जा रहा है, और हो सकता है कि आज से तो निकल जाए, वो वापिस कभी लौट के ही ना आ पाए अपनी सामाजिकता की ओर। अभी तो समय है। जिस प्रकार प्राणी और आग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, तो इंसान को भी उसी धर्म पे चलना पड़ेगा। जहां तक हम सनातन के हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं, तो जातियों से हटना है तो धर्म को अपनाना पड़ेगा, और धर्म अपनाने के लिए धर्म पर चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आज हिंदू धर्म ऐसा है कि जो अपने पवित्र स्थानों को एक अपवित्र करने में पीछे नहीं हटता। आप हरिद्वार जाके देख लो, और मैं नाम नहीं देना चाहता ना, तो कोई ऐसा पवित्र स्थल नहीं है हिंदुओं का जहां पर वो जाके अपवाद ना फैलाता हो। तो फिर ये दूसरे धर्म हमारे को बर्बाद थोड़े ना कर रहे हैं भाई, हम तो खुद अपने धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। यही बात है। जिस प्रकार पानी और आग अपनी धर्म को नहीं छोड़ते, तो इंसान क्यों छोड़ रहा है भाई? कोई समाज क्यों छोड़ रहा है भाई? समाज को भी सामाजिकता को अपनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा, अच्छे और बुरे की, जिससे बच्चों को समझ में आए और वो लोग बहकावे में ना हो पाए। तो ये जरूरी चीजें हैं। आज आदिकाल की बात करें तो भाई, अब त्रेता युग में तो माँ सीता का भी स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर का प्रचलन था हमारे यहाँ, तो स्वयंवर होते थे, और उसमें जाति और वर्ण व्यवस्था पर कोई मामला था ही नहीं। जो भी राजा था सभी आ सकते थे, खुला दरबार था। बस कंडीशन ये थी कि भाई राजा होना चाहिए, राजा आ सकता था, और जो शर्त होती थी उसको जो पालन करता था उससे शादी होती थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई हमें पुराने अपने संस्कारों पर आना पड़ेगा, जातीय जहर को भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और शिक्षा को प्राप्त करना पड़ेगा। देखो, अपना जीवन यापन करने के लिए आदमी कुछ भी कह देता है। अब क्लासें, नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉबों में क्लास निर्धारित की गई है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो ग्रुप ए उच्च श्रेणी में माना जाता है, ग्रुप डी नीचे माना जाता है। लेकिन एक पीएचडी किया हुआ युवा भी जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो ग्रुप डी की नौकरी निकलती है, इसमें भी फार्म भरता है। उसको पता है कि यहाँ नौकरी भी मिल जाएगी, तो भी बड़ी बात है, क्योंकि वहां समर्थ आ गया, वहां मतलब ये आ गया कि भाई उसको अपने जीवन यापन करने के लिए एक जरूरत है रोजगार की। तो वहां पे ये जाति व्यवस्था कहाँ चली जाती है भाई? कुछ श्रेणी वाइज, जातियों वाइज क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां अपने पेट की बात आ गई, और पेट में फिर पहले तो पेट और परिवार है ही, बाकी काम तो बाद में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अब जैसे देखा था, अब जैसे यूपीएससी क्रैक करके जो युवा, जो साथी अपने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये सारी ज्वाइन करते हैं यूपीएससी क्रैक करके, तो और फिर वो अपना पद संभालते हैं, तो जो उनको पद होता है उसको संभालते हैं, तो वहीं पे जातिवाद क्यों नहीं हो पाता? अब वो किसी क्षेत्र को संभाल रहे हैं, किसी पद पे बैठ करके, उनके नीचे कर्मचारी भी है, टीम भी है, सारी चीज है, तो ये जातिवाद वहां क्यों नहीं दिखाते भाई?
वहां दिखाई जाती बात कि भाई हम ये सेंटर तो अगड़ों का है, ये पिछड़ों का है, ये फलाने का है, ये ढिमकाने का है। वहां बात आ जाती है ताकत की। ताकत सबसे बड़ी चीज है। वहां बात ताकत की आ जाती है। जब कोई ऑफिसर एक क्षेत्र को संभालता है तो वहां जात पात भूल जाते हैं और वो दो दड़ों में समाज फिर बच जाता है, अमीर और गरीब में। तो वहां पर सभी जातियों के लोग उनके पास जाते हैं और उनका वेलकम, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं कि भाई क्योंकि वहां ताकत की बात आ गई ना। वहां फिर ताकत की बात आ गई। वहां कमजोर होता तो फिर दबा लिया जाता, गरीब होता कोई तो दबा लिया जाता, चाहे वो किसी भी जाति से होता। लेकिन वहां बात ताकत की आ गई, अपने स्वार्थ की आ गई, अपने मतलब की आ गई। तो वहां जाति भूल के सभी, वहां समाज को दो भागों में बांट दिया जाता है, अमीर और गरीब के। ऐसा है नहीं, बताओ, नहीं होता होता। तो वहां जाति बुला दी जाती है क्योंकि वहां बहुत ताकत की आ जाती है। इसीलिए मैं अपने सर्व समाज को ये कहना चाहूंगा कि भाई अपना पढ़ो लिखो, नशे से बचो। क्योंकि आज जो नशा समाज में फैल रहा है, नशा बेरोजगारी की वजह से फैल रहा है। जो बेरोजगार है तो वो कोई ना कोई चंचल मन है और कुछ ना कुछ ढूंढेगा। तो वो नशा सबसे आसान चीज है, संगत। तो उस संगत में जाता है, नशा शुरू कर देता है, नशे के बाद भी क्राइम बढ़ता है। धीरे धीरे ये सारे चक्कर है एक दूसरे से बना हुआ। तो ये चीज हमें समझनी होगी, एक दूसरे को साथ देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात की भाई हमने शिक्षा ग्रहण करनी होगी। और शिक्षा ग्रहण के भी दो तरीके हैं। आज की एक शिक्षा प्रणाली है, एक अपने संस्कारों की है। तो ये दोनों की जरूरत है और इस पर हमने काम करना चाहिए। और कोई गलती हो तो माफ करना, इसके लिए हमसे माफ प्रार्थी है। और अपने बेटे को आशीर्वाद देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।